Assalamu alaikum and welcome back. So today we are starting Gulliver's Travels. So हम Gulliver's Travels को discuss करेंगे. So Gulliver's Travels जो है, this is a fancy tale. This is a story which is like a bitter satire on humanity and a fancy tale for children. So इसमें अगर आप बच्चे इसको पढ़ेंगे इसे फैंसी टेल समझेंगे, बड़े पढ़ेंगे तो दे विल गेट टू नो द आइडियाज के इसमें रियलिटी क्या है. सो इसमें बहुत कुछ है लर्न करने को गलीवर्स ट्रेवल्स के इस प्रेजेंटेशन में. सो लेट्स गो थ्रू इट. So we'll start right with Gulliver's Travels as an allegory. So basically, if we talk about Gulliver's Travels, so this is the portion where we get to know the basic schemes that he has used, basic texts he has used, or basic allusions, historical references that he has used in Gulliver's Travels. Let's go through them. Most of you have already gone through Gulliver's Travels, so let me tell you first of all the Emperor of Lilliput. Lilliput जो है उसका एम्पर वो करता है किंग जॉर्ज वन को, जो कि इंग्लैंड का किंग था. यू मस्ट नो जॉर्ज वन वो किंग था जिसको इंग्लिश जुबान नहीं आती थी, जर्मन लैंग्वेज आती थी. इसने फिर इंग्लिश लोगों को अपने साथ मिलाया और उनकी एक कैबिनेट बनाई. उनमें से जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स था वो पहला प्राइम मिनिस्टर बना, हु इज नोन एज रॉबर्ट वॉलपूल. 1721 से 1742 तक वो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर रहा. सो वहां से पार्लियामेंट सिस्टम पूरी दुनिया में शुरू हुआ था. सो जॉर्ज वन ये एम्परर ऑफ लिलीपुट उसके जरिए रिप्रेजेंट किया गया. द प्रिंसेस जिसके महल पे यूरिनेट करता है गलीवर, सो वो क्वीन एन को रिप्रेजेंट करती है, जो जॉर्ज वन से पहले क्वीन थी. उसके 14 बेबीज से चाइल्ड बर्थ में मर गए, इसलिए फिर जॉर्ज वन को बुलाना पड़ा. दूर दराज फैमिली में ही था. लिलीपुट रिप्रेजेंट करता है इंग्लैंड को और बेल्फास्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को. तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं, करीब हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं. सिर्फ बीच में इंग्लिश चैनल जो रिवर है वो आता है. रोप डांसिंग एक चीज इसमें हम पढ़ेंगे. रोप डांसिंग रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट्री केस को, कि लोग कितना ऊपर आने की ख्वाहिश थी उनमें, कितना अनफेयर मींस यूज करके अपनी डेक्स्टरिटी दिखाते थे, तो उनको अच्छे अच्छे ओहदे मिलते थे या अपने ओहदों पे वो सस्टेन करते थे. वन ऑफ द किंग्स कुशन वो रेफरेंस है जॉर्ज वन की एक मिस्ट्रेस पे, क्योंकि इसमें बोना जो है फिल्म नैप जिसका नीचे नाम आ रहा है रॉबर्ट वॉलपूल को. तो वॉलपूल के ऊपर एक बार एम्बेजलमेंट चार्ज लगा और वो अपना ऑफिस खोने वाला था. सो वन ऑफ द किंग्स कुशन यानी जॉर्ज वन की 3 मिस्ट्रेसेस थी. उनमें से एक मिस्ट्रेस जो थी वो फिल्म नैप उसने उसको रसाई की, तो यानी रॉबर्ट वॉलपूल ने उसको रसाई हासिल की, तो उसको उसकी सिफारिश पे रीइंस्टेट कर दिया गया. यहाँ पे क्या होता है, ये बोने जो है वो एक स्ट्रिक्ट बिल्कुल तनी हुई रस्सी के ऊपर ये छलांगे मारते हैं, कूदते हैं. तो जो उसमें के बच जाता है उसे प्रमोट किया जाता है या छोड़ दिए जाते हैं. जो नीचे गिरता है वो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं. तो उसमें दिखाया गया फिल्म में नीचे गिरते तो नीचे किंग का एक कुशन पड़ा होता है जिसपे कि उसे चोट नहीं लगती, जिसका फोम का एक गड्ढा पड़ा होता है. सो वो वॉलपूल को जब हटाया गया जो मैंने किया, तो जॉर्ज वन एक मिस्ट्रेस के बिहाफ पे उसे बचा लिया गया. स्मॉल चैनल जो रिवर का बताया गया वो एक इंग्लिश चैनल को रिप्रेजेंट करता है. फिल्म नैप वॉलपूल को रिप्रेजेंट करता है. हाई हील्स कुछ लोगों ने पहनी होती थी, लो हील्स. सो हाई हील्स रिप्रेजेंट करती हैं हाई चर्च पार्टीज यानी टोरीज को, जो कि उनको कैथोलिक्स को फेवर करती थी. लो हील यानी लो चर्च पार्टीज यानी विग्स, जो कि प्रोटेस्टेंट करते थे. बिग इंडियंस कैथोलिक्स को कहा है इसमें. स्मॉल इंडियंस को, इसको आगे हम देखेंगे, यानी जो अंडे को बड़े हिस्से से तोड़ेगा वो बिग इंडियन, जो स्मॉल हिस्से से तोड़ेगा स्मॉल इंडियन. सो नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंग्विशिंग द फायर. गलीवर एक फायर को एक्सटिंग्विश करता है. वो बेसिकली उसका एक रेफरेंस जाता है ऑफ टब, जो कि एक सैटिरिकल वर्क था, इसने लिखा रिलीजन पे. इसकी बेस पे इसको इम्प्रिजनमेंट भी हुई. तो ये बेसिकली वॉर ऑफ सक्सेशन को भी रिप्रेजेंट करता है
और ब्रोक और अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के बीच की नेगोशिएशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। वो भी एक वाकया है हिस्ट्री में। गलीवर के जो मौके होते हैं, इंपीचमेंट होती है, वो बोलिंगब्रोक और अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड की इंपीचमेंट, क्योंकि उन पे भी गद्दारी का इल्जाम लगा था। बोलगुलम अर्ल ऑफ नॉटिंघम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट्समैन आता है गलीवर से मिलने, जो कि बोलिंगब्रोक को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें सिल्कन थ्रेड्स दिए जाते थे। ये कौन से थ्रेड्स थे कि बेसिकली किंग एक स्टिक उठा के बैठ और बोनों को उसके से गुजरना। तो तो ग्रीन, किसी को रेड, किसी को ब्लू थ्रेड मिलता था। तो ग्रीन थ्रेड प्रेजेंट करता है थेस्टल को, कि क्वीन एन को मिला। रेड ऑर्डर ऑफ बाथ को रिसीव्ड बाय जॉर्ज वन, एंड ऑर्डर ऑफ गार्टर जो कि वॉलपूल को दिया गया, क्योंकि उसे ब्लू स्ट्रिंग भी कहा जाता इस ब्लू ऑर्डर की वजह से। वो कहते हैं अंडा अंडा बांटे रेवनी और अपनों में वंडा जाए। तो ये अपनों में ही वंडते रहते थे ये सारी चीजें। फिर फर्दर अफेयर जो कि रॉबर्ट वॉलपूल का अफेयर, रॉबर्ट वॉलपूल की वाइफ का अफेयर था, और डचेस ऑफ कैंडल के साथ बोलिंगब्रोक का भी अफेयर इसके जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। रॉयल ब्रिसेल एक पर्सन है जो कि लॉर्ड कैटरेट को रिप्रेजेंट करता है। गलीवर जो वॉर को एंड करता है इसमें बिलफेस्क्यू और लिलीपुशंस के दरमियान। सो वो बेसिकली बोलिंगब्रोक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था तब, उसकी ट्रीटी ऑफ अटचट, जिसके जरिए उसने ये खत्म किया एक वॉर को, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाद में इसको एक गद्दारी का इल्जाम लगा कि ये फ्रेंच के साथ मिला हुआ है। गलीवर जो बिलफेस्क्यू भागता है, वो बोलिंगब्रोक के डिपार्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंग्लैंड से भागा। ये of Brobdingnag was a mouthpiece of Swift himself. So साइकोलॉजी में जो ब्रॉबडिंगनैगियन किंग होता है, वो स्विफ्ट का अपना माउथ पीस है। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जो इसमें दिखाए गए, रॉयल सोसाइटी के वो दिखाया गया, जो सोसाइटी एक एस्टेब्लिश हुई थी ऑगस्टन एज में, जो फर्दर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बेस बनी, उसके एक्सपेरिमेंट दिखाए गए। फ्लाइंग आइलैंड जो है वो हेलिकॉमेट वगैरह, या ये जो इनके एस्ट्रोनॉमी पे थ्योरीज थी, उन पे रिप्रेजेंट करता है। जो उसके नीचे आइलैंड होता है आयरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। याहूज फोर्थ वॉयज में जो क्रिएचर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे वो हैं, और वीहिनेम्स जो कि घोड़े होते हैं फोर्थ वॉयज में, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसा होना चाहिए। So this was allegorical illusion. So now let's come to the story. So Gulliver के ये 4 voyages हैं: Lilliput, Brobdingnag, Laputa and the country of Wehenems. So Gulliver जो है वो 5th सन था एक लैंड ओनर का, नॉटिंघमशायर में। इमैनुअल कॉलेज में इसने पढ़ा, लंदन में अप्रेंटिसशिप की, 3 साल लेडन में मेडिसिन पढ़ी, एंड ही वाज लाइक फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो इसने इंग्लैंड में सेटल होने का डिसीजन लिया मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए। मैरी नामी एक खातून शादी हुई, इसको बड़ा अच्छा जहेज मिला। लंदन में इसकी मेडिकल प्रैक्टिस कोई अच्छी नहीं चल रही थी, तो ही गॉट अ सर्जन जॉब ऑन अ शिप कॉल्ड एंटवर्प व्हिच वाज गोइंग टुवर्ड साउथ. William Pritchard was the captain of the ship and it sailed on 4th May 1699. शिप रैक हो जाता है, तो शिप रैक होता है तो सारे मर जाते हैं। ऐसे गलीवर स्किल्ड स्विमर, तो वो तैरता तैरता समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है, बट ही वाज तो उसे नींद आ जाती है, बेहोश हो जाता है, सो जाता है। जब उठता है तो होता है कि उससे चेन्स में बांधा हुआ है, और 6 इंचेस ह्यूमन बीइंग्स जो कि फुली लोडेड थे वेपन्स के साथ, वो उसके पास है। वो गलीवर को हिलता देखते हैं तो उस पर एरोस फेंकते हैं, और फिर किंग के कुछ ना किया जाए। किंग इनके खाने पीने का इंतजाम करता है गलीवर के। फिर दिखाया गया कि किस तरह उसके लिए बड़ा मैसिव किस्म के इंतजाम करके खाना खिलाया गया जाइंट को, तो बहुत ज्यादा खाना खिलाना पड़ा। फिर अरेंजमेंट्स बने उसको शहर में लाने के। वहां से बताया गया कि लिलीपुशंस बड़े अच्छे इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिवाइस कर लिया जिसपे वो गलीवर को लेके चले गए। फिर वहां पे लोग गैदर हुए इसको देखने के लिए, जो कि बड़ा महसूस हो रहे थे गलीवर को देख के। एम्परर आया, उसने भी गलीवर को एडमायर किया। एम्परर्स, यंग प्रिंसेसेस, और एक सेफ डिस्टेंस पे बैठ के वो गलीवर को मॉनिटर करते रहे।
एम्परर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की जुबान एक दूसरे को समझ नहीं आती थी। बहुत ज्यादा क्राउड गैदर हो गया और उसके बाद जब गलीवर ने उठने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उस पर तीर फेंके, तो गलीवर ने एक को पकड़ लिया लेकिन उसको फिर रिलीज कर दिया। तो बड़ा अप्रिशिएट किया सबने कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, हालांकि इतना टॉल है बट ही इज नॉट एन एनिमी टू अस। तो जो थे उस पर बड़ा हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि गलीवर इज अ फेवरेबल पर्सन। ओके, बहुत सारे लोग जो थे वो ये खबर सुनने के बाद गलीवर को देखने के लिए आए। गलीवर मारा नहीं गया बल्कि उसको जुबान सिखाई गई और 3 हफ्ते में उसने जुबान सीख ली और वो उन लोगों से कम्युनिकेशन करने के काबिल हो गया। गलीवर अभी तक कैद ही था, उसे आजाद नहीं किया गया, तो उसकी सर्च की गई, पिस्टल्स निकली, उसको पिस्टल निकला, जो सोर्ड निकली वो उससे छीन ली गई। उसकी वॉच पे बड़े हैरान हुए लोग, क्योंकि ये सारी चीजें उनके हवाले से देवकामत थी, क्योंकि वो सिर्फ 6 इंचेस हाई थे मैस। सिर्फ उसके स्पेक्टिकल, उसके ग्लासेस उसके अंदरूनी जेबों में रह गए, जिसको कोई भी नहीं देख पाया। तो दिस वे गलीवर जो है उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट रह गया। इन्होंने गलीवर को नाम दिया मैन माउंटेन का, लाइक क्यूनबेस फ्लेस्टिन, जो क्यूनबेस फ्लेस्टिन इट मेंट मैन माउंटेन, यानी क्योंकि एक पहाड़ जैसा शख्स, एक बहुत बड़ा देवकामत शख्स था उनके लिए। देन rope dancing. So rope dancing was a criteria of getting public offices. So वहां पे जिस समय बताया अलेग्री के पोर्शन में गलीवर का बिहेवियर बड़ा जेंटल था। उसको फिर लिलीपुश की एक्टिविटीज दिखाई गई और उसमें से एक एक्टिविटी थी rope dancing. So jumping high, higher close to them. So all those people, those who jumped there, उनको बड़ी हाई पोजीशंस मिलती, कुछ गिरते भी थे और वो उनको फैटल एक्सीडेंट्स का उनको फेस करना पड़ता था। फिल्म नैप और रेड रसेल जो थे ये बड़ी अच्छी जंपिंग करते थे, इसलिए इनको हाई सीट्स मिली, यानी लॉर्ड कैटरेट एंड रॉबर्ट वॉलपूल इन इंग्लिश हिस्ट्री। फैटल एक्सीडेंट्स में मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द किंग्स कुशन जिसने सेव कर लिया वो जॉर्ज वन की मिस्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये वो एक और उसने जो चीज देखी जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि किंग अपनी स्टिक को सामने रखता था और उसके नीचे से बोनों को क्रीप करना पड़ता था। तो जो फर्स्ट आता था दैट रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ गार्टर व्हिच वाज ब्लू सिल्कन थ्रेड, सेकंड वाज रेड सिल्कन on the order of Bath, and green silken thread to the order of Thestel. As I said, अंदा वनडे रेवड़ियां थे आपने अनुदे, तो ये इनके आपस में घूमती रहती थी। Now Gulliver wanted to go through metropolis, वो जानना चाहता था, शहर में घूमना चाहता था। तो उसकी जो है विश को ग्रांट किया गया और लोगों को कहा गया कि अब गलीवर घूम रहा है, तुम लोग थोड़ा से सेफ डिस्टेंस पे रहो। तो गलीवर ने फिर जो इलाका देखा, उसने देखा कि इस टाउन में 500,000 यानी 5 लाख लोग रह सकते हैं। 3 से 5 स्टोरी हाउसेस से वेल स्टॉक मार्केट्स थी। एम्पर का जो पैलेस था बहुत खूबसूरत था। ग्लिम्स देखा उसने एक आंख अंदर करके रॉयल फैमिली का, और एम्प्रेस के हाथ को उसने चूमा, जिस तरह की आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। So, meanwhile, big Indians and small Indians, that was another issue. So, Red Russell जो है, he met Gulliver. So, he Sir, was principal secretary of the state. So, he comes to Gulliver and says, or he rather wants to inform him about the place that very area, Lilliput. So, he says that there are 2 dangers. So, one is opposing party and one is Belfescu. So, one danger is inside and one from outside. जो इनसाइड डेंजर है वो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी का है, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पार्टीज, और आउटर डेंजर बेल्फेस्क्यू यानी फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिलीपुट को खतरा बेल्फेस्क्यू से भी था। कंट्री की 2 डिवीजन है। एम्परर जो था वो जब उसके दादाबू यानी जब छोटे थे तो उनके हाथ को एक तबा, यानी तब रवाज था कि अंडे को छोटे हिस्से से छीला जाएगा। तो बॉय लग को उन्होंने छोटे से छीला तो उनके हाथ पे कट पड़ गया। तब से रूल बन गया अंडे को आप बड़े हिस्से से छीलेंगे। सो दिस इज बिग एंडियन, जो रिप्रेजेंट करता है कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च को, और स्मॉल इंडियंस वो रिप्रेजेंट करता है जो कि उस हक में थे
आवाम के अंडे को छोटे हिस्से से छीला जाए, वो स्मॉल इंडियंस से यानी प्रोटेस्टेंट्स। तो इनकी लड़ाई, गलीवर बताता है कि बेशुमार लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ, बड़ी दुनिया मारी गई। सो रियलिटी में भी ये हुआ था कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की आपस में जिस हमारे शिया सुन्नी फसादात होते हैं तो होते थे, शुक्र अब नहीं होते। सो उस तरह के फसादात वहां पे भी होते थे और बड़ी दुनिया मारी गई। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हाई एंड लो हील्स, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हाई हील्स मींस हाई चर्च पार्टीज एंड लो हील्स मींस low church parties. So high heels represent Tories and low heel represent Whigs. ये याद रखिएगा कि इंग्लैंड में जब भी प्रोटेस्टेंट्स आते थे पावर में तो विग्स की हुकूमत होती थी पॉलिटिकल पार्टी की, और जब टोरीज आते थे पॉलिटिकल पार्टी तो रिलीजन की तरफ से, यानी स्टेट का जो रिलीजन होता था वो प्रोटेस्टेंट होता था। सो यानी अगर बिग इंडियंस यानी अगर आएंगे व्हाट यू मीन कैथोलिक्स आएंगे तो उनके साथ टोरीज पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, और स्टेट रिलीजन अगर प्रोटेस्टेंट्स का होगा तो उन्हें विग्स करेंगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन के वाज द एम्परर फ्रॉम बिग इंडियंस? यस, एम्परर बिग इंडियंस की तरफ से था, क्योंकि उसके दादा बू के टाइम से ये बात शुरू हो चुकी थी। सो एक्सटर्नल डेंजर था वो बिलफेस्क्यू का था कि जो वो कभी भी अटैक कर सकता है, तो उससे ये डरते थे। सो बिलफेस्क्यू के बारे में बताया गया कि इसको लिलीपुशंस या लिलीपुट से एक इंग्लिश चैनल यानी एक छोटे से समुद्री फासले के जरिए अलग किया गया, यानी ये बीच में था, और बिलफेस्क्यू के अटैक का एक खतरा था। सो गलीवर जो है वो क्या करते हैं, वो उनकी हेल्प करता है लिलीपुशंस की। तो वो जाता है और वो जाके अटैक को रोकने के लिए में यानी वेड करना शुरू हो जाता है, यानी वो पानी के दरमियान चलना शुरू कर देता है, और चलते चलते जब वो उधर बल्फेस्क्यू के करीब पहुंचता है तो वो लोग स्टार्टल रह जाते हैं कि ये इतना बड़ा जाइंट हमारे पास आ रहा होता है। उन्होंने तो ऐसी चीज कभी देखी नहीं होती, लिलीपुशियंस तो यूज्ड टू हो चुके होते हैं। सो वो उस चीज से बड़ा खौफजदा होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या करने आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये जाके वो सारे शिप्स जो बैरी बेड़े, क्योंकि नेवल फोर्स थी, दरमियान में समुंदर था, नेवी के जरिए लड़ाई होनी थी, ये उनके सारे एंकर्ड शिप्स को उनके एंकर्स उठाता है, यानी उनके लंगर उठाता है, और उन्हें अपने साथ खींच के यहाँ पे ले आता है। तो जो लोग उसके ऊपर होते हैं वो भी डर के पानी में छलांग मार देते हैं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये हमारे साथ हो जाएगा, और इस बेस पे उनकी कमर टूट जाती है। जारी बात है, उनके सारे बहरी बेड़े जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं बेलफास्ट लिलीपुट के पास। तो उनकी लाइक ये लड़ाई तो एक तरह से टल गई, क्योंकि उनके पास अब लड़ने के लिए साजो सामान नहीं रह जाता। ओके, व्हाट नेक्स्ट हैपेंस इज के वहां पे बल्फेस्क्यू एम्परर जो है वो एक कोल्ड एटीट्यूड दिखाता है गलीवर की तरफ, क्योंकि वो चाहता है गलीवर उन सबको मार दे, क्रश कर दे, इतना जाइंट है, लेकिन गलीवर ऐसे नहीं करना चाहता, तो एम्परर थोड़ा सा नाराज हो जाता है। सो पीस ट्रीटी साइन होती है बल्फेस्क्यू और लिलीपुट के दरमियान। सो गलीवर, अब चूंकि दोस्ती हो चुकी होती है, तो गलीवर चाहता है कि वो जाके दूसरे एम्परर से भी मिले, बल्फेस्क्यू के। मीनवाइल फेलनैप और बुलगुलोम ये दोनों गलीवर के खिलाफ इंट्रीग्स शुरू कर देते हैं, शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। सो गलीवर एक और हेल्प करता है मीनवाइल, और वो हेल्प क्या होती है, वो हेल्प उसके गाटे आ जाती है कि एम्प्रेस के पैलेस में आग लग जाती है। अब जब एग वो उसमें वो पूरा पैलेस एशेस में बर्न हो रहा होता है, तो गलीवर को कुछ समझ नहीं आती, बोने छोटा छोटा पानी बाल्टियां फेंक रहे होते हैं, तो ही बेसिकली यूरिनेट्स ऑन द पैलेस। तो ये एम्प्रेस पहले तो बड़ा खुश होती है कि चलो आग बुझ गई, लेकिन व्हेन शी नोज द रीजन तो वो गुस्सा भी होती है और उस महल को छोड़ देती है। सो ये रेफरेंस है बेसिकली गलीवर ट्रेवल जब लिखा गया, तो जो सॉरी अ टेल ऑफ टब जो बुक लिखी, अ टेल ऑफ टब में ये था कि वो रिलीजन पे सटायर समझी गई, और उसकी बेस पे इसको बड़ा सजा भी मिली जोनाथन स्विफ्ट को। सो एम्परर्स उसके बाद अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट वो देखता है ये सारा जो है वो कि लोग कैसे थे, बैरियल कैसे होता था डेड का, उनके बिलीव्स क्या थे। सो ये बहुत डिटेल है, इसके लिए यू कैन गो टू फाइंड माय ऑनलाइन लेक्चर। इसमें बेसिकली ये है कि इसमें लाइक आखिरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है
कि फिल्म नैप जो होता है वो गलीवर से हॉस्टाइल हो जाता है और उसके खिलाफ मजीद इंट्रीग्स करता है और उसके नाम स्कैंडल्स में डलवा देता है। गलीवर को पता लगता है जी कि फिल्म नैपर बोलगुलम उसके खिलाफ हैं और उसका मुआवजा होने वाला है, इम्पीचमेंट होने वाली है और उस पे कुछ ब्लेम्स हैं। तो पहला ब्लेम है कि उसने यूरिनेशन की, दूसरा ब्लेम है कि उसने एम्परर के सब शिप्स को सीज नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया उनको, तीसरा है कि ये सीक्रेट डिस्कशंस करता रहा एनिमी एम्बेसडर्स के साथ, और चौथा कि ये बेल्फेस्क्यू जाना चाहता था। सो फिर उसके लिए पनिशमेंट सेट की गई क्योंकि एंग्री थी और मुल्क इनके हिसाब से बैंकरप्सी में जा रहा था क्योंकि इसको इतना ज्यादा खाना पीना देना, उनकी वसाइल खत्म हो चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो गलीवर है इसको मार दिया, बल्कि मारा ना जाए, इसको अंधा कर दिया जाए, जहर वाले तीर इसकी आंखों में मारे जाएं कि ये अंधा हो जाए और कहीं जाके मर जाए। उसके बाद गलीवर ने सोचा कि मैं जाता हूँ बेल्फेस्क्यू और जाके उन दुश्मनों को मिल जाता हूँ। तो मीन वाइल इसको ट्रेटर डिक्लेयर किया गया और लाइक जिस रियलिटी में इस तरह गलीवर वहां से भागता है। उसके बाद ये वहां से लाइक सो दिस दिस इज द प्लेस के वो वहां से निकलता है और वहां से अपने बेल्फेस्क्यूडियन किंग के पास पहुंच जाता है। तो बेल्फेस्क्यूडियन किंग उसको बड़ा अच्छी तरह से मिलता है, उसका बड़ा आओ भगत करता है, ख्याल रखता है, गलीवर भी उनकी हेल्प करता है। गलीवर देन वांट्स टू गो बैक होम। तो वो उसको कहता है कि मैं कुछ बोने लेके जाना चाहता हूँ अपनी दुनिया में दिखाने के लिए, लेकिन उसे अलाउ नहीं होता। हाउएवर वो कुछ कैटल को अपने साथ ले आता है। तो खैर वहां से एक शिप पे बैठ के ही कम्स टू इंग्लैंड। सो नेक्स्ट इसका जो टूर होता है, जो सेकंड वॉयज है आउट ऑफ 4 वॉयजेस, गलीवर क्या करता है, गलीवर गोज टू ब्रॉबडिंगनैक। सो बेसिकली दिस टाइम वो एक एडवेंचर नामी शिप पे बैठता है और वो मडागास्कर के पास तूफान आ जाता है, पानी की कमी होती है, ये लोग एक लैंड पे रुकते हैं। तो एक छोटी सी बोट में ये शिप से आगे जाते हैं, आगे जहाँ पे साहिल होता है। वहां पे जब जाते हैं तो अचानक सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं कश्ती में और कश्ती शिप की तरफ चली जाती है, गलीवर अकेला रह जाता है। देन गलीवर रियलाइजेस कि एक बहुत बड़ा जाइंट आ रहा है उसको पकड़ने के लिए और बाकी लोगों को भी, तो बाकी तो निकल चुके थे, तो गलीवर उसके काबू आ जाता है। अब ये जाइंट एक फार्मर है। तो यहाँ पे गलीवर पहले वोयज में खुद एक जाइंट था, अब यहाँ पे वो खुद एक बोना बन चुका है और बाकी लोग, यानी पहले वो बोनों की दुनिया में था, जिन्नों की दुनिया में है, यानी जाइंट्स की दुनिया में। लेकिन ये कोई खूंखार जाइंट्स नहीं है, एक प्रॉपर एक वर्ल्ड है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। उनके लिए गलीवर टाइनी सा एक पिग्मी है। गलीवर जो अपनी सबमिसिवनेस दिखाता है और कॉइन्स ऑफर करता है, वो हैरान होते हैं देख के। तो फॉर्मर उसको अपने घर पे ले जाता है, बीवी डरती है इतनी छोटी सी चीज देख के, और फिर वो उस फैमिली का एक पार्ट बन जाता है। फिर उसने दिखाया मुख्तलिफ चीजें देखता है, मुख्तलिफ चीजों से सफर करता है। बिल्ली उससे कद में बहुत बड़ी होती है, बेबी उसे मुंह में डालने लगता है, इस बड़ी मुश्किल से बचता है। फिजिकल सटायर की गई कि जो है ह्यूमैनिटी किस हद तक यानी जिस्मों को उसने क्लोज देखा, क्योंकि उसके मुकाबले उसके सामने तो इंसानी जिस्म बहुत बड़े थे, तो उसने उनके अंदर कीड़े भी देख लिए, यानी इतना ज्यादा वो जूम इन इसको इफेक्ट लग रहा था। जो पहला वोएज हमने पढ़ा वो है बेसिकली पॉलिटिकल सटायर। दूसरा वोएज ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल सटायर। जो थर्ड वोएज है वो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल सटायर है, और जो फोर्थ वोएज है दैट इज मोरल सटायर। यानी ये सटायर इनमें सबसे ज्यादा है, बाकी भी हैं इनके अंदर, लेकिन सबसे प्रीडोमिनेंटली ये सटायर्स ज्यादा हैं। गलीवर को वो लोग फिर ये फार्मर उसकी फैमिली लेके जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये मुख्तलिफ जगहों पे जाता है और वहां पे जाके इसका करतब दिखाया जाता है। लोग बड़े हैरान होते हैं गलीवर को देख के कि ये किस किस्म का एक
I'm sorry, I lost my all the system. Is screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, okay. So let me continue. ओके जी, फर्दर ऑन क्या होता है जी कि गलीवर जो है वो यानी उससे हर जगह पे ले जाया जाता है, इसका डांस नाच दिखाया जाता है लोगों को, लोग बड़े हैरान होते हैं, बड़ा पैसा मिलता है। तो फिर एक टाइम आता है गलीवर की जो हेल्थ है वो अ, खराब होने लगती है, क्योंकि उसे रोज कई दफा परफॉर्म करना पड़ता है, तकरीबन 10 दफा। तो इस हेल्थ की वजह से उसको बहुत ज्यादा यानी वो डर जाता है फार्मर। तो वो उसको लेके जाता है क्वीन के पास, और क्वीन उसको परचेज कर लेती है। सो क्वीन इज वेरी हैप्पी टू सी गलीवर। तो वो उसको अपने पास रख लेती है। उसका एटीट्यूड बड़ा काइंड होता है। सो गलीवर जो है वो उसके सामने स्पीचेस करता है, जो कि इन ह्यूमन ट्रीटमेंट उसे मिला फार्मर के घर पे। सो किंग जो है वो उसके बाद जब उसको देखता है तो उसे एक क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर मानने से इनकार कर देता है। तो उसे कहता है कि एक फ्रीक ऑफ नेचर है। और जब गलीवर उससे बात करता है तो उसकी बातों पे बिलीव करना, यानी उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता। फार्मर की बेटी ग्लैम डेलक्लिच को वो रख लेते हैं, क्योंकि वो गलीवर की फ्रेंड होती है, उसको समझती है। तो उसको इसकी नर्स के तौर पे एम्प्लॉय कर दिया जाता है। क्वीन जो है वो बड़ी फॉन्ड होती है गलीवर की, और डाइनिंग टेबल पे ये उसके पास बैठा होता है। गलीवर जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है यूके की, यूरोप की। तो किंग के रिमार्क्स जो है ना बड़े खराब होते हैं, वो बिल्कुल उसकी बात से एग्री नहीं करता। डॉफ एक बोना होता है, उसकी जेलसी दिखाई गई। गलीवर को एक बाउल ऑफ क्रीम में फेंक देता है वो। और यानी क्योंकि पहले उसके साथ ये था कि सब कुछ उस बोने की यानी चलती थी वहां पे। अब गलीवर के आने के बाद उसकी थोड़ी सी कम हो गई वैल्यू। सो यहाँ पे बताया गया कि ब्रॉबडिंग नैक कैसा इलाका है। उसमें दिखाया गया कि जो लोग हैं वो बिल्कुल पहले से डिफरेंट हैं, पहले वाले वॉइस से। ये जो लोग हैं ये इनके घर जाइंट हैं, इनकी हर चीज़ बहुत बड़ी है यहाँ पे। सिर्फ फिश का साइज वही है जो कि समुंदर में अक्सर हुआ करता है। डॉफ अपनी मिस्चीवियसनेस जो एटीट्यूड है वो दिखाता रहता है, यानी वो उससे बाज नहीं आता। लेकिन गलीवर बहरहाल उसकी जान बचती रहती है। कभी कुत्ता पीछे पड़ जाता है, कभी काइट के साथ उड़ जाता है, कभी परिंदे इसको पकड़ लेते हैं। बहरहाल क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर है उधर भी फिजिकल सटायर की गई कि उनके मॉरल वैल्यूज क्या थी। गलीवर अपनी डेक्सटेरिटी दिखाता है एक छोटे से तालाब में, पानी में हवाएं चला के आर्टिफिशियल, कि मैं किस तरह कश्ती रानी को जानता हूँ। तो वहां पे बेसिकली उसकी फिर डिस्कशन होती है किंग से। तो किंग के साथ उसकी जो डिस्कोर्सेज होती हैं, 5 उसकी इंपॉर्टेंट किंग के साथ मुख्तलिफ सेशंस चलते हैं। सो उसमें वो अपनी तरफ से बड़ा बढ़ चढ़ के बता रहा होता है कि हमारे लॉ सूट्स, हमारी आर्मी, ये वो। तो किंग जो है वो उसको बड़ा यानी उसे गुस्सा आता है इंसानों पे, यानी गलीवर के कंट्रीमैन के बारे में सुन के। तो वो क्या उसको अखज करता है कि no better than a catalogue of conspiracies, rebellions, murders, massacres, revolutions, banishments. फिर उसे कहता है कि the most pernicious race of little odious vermin that nature has ever suffered to crawl upon the surface of earth. So इतने यानी फजूल तरीन टाइटल्स इंसानों के लिए किंग यूज करता है, क्योंकि गलीवर उनको एक्सप्लेन इस तरह करता है। आर्टिलरी का बताता है, किंग को कहता है तुम्हारे लिए तोप खाना बना दूं। किंग बड़ा डरता है उसकी ऐसी बातों पे। वहां पे बताया गया कि उनके पास बुक्स थी, लेकिन बहुत ज्यादा बुक्स नहीं थी, और हर बुक की एक सिंगल इंटरप्रिटेशन थी। सो बहरहाल गलीवर जो है फिर वो होम सिक होता है, और उसके बाद फिर वो एक मतलब क्वीन और किंग के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसके एक छोटा सा घर जो बना होता है, जिसका डॉल्स हाउस होता है, जो इसके लिए एक बड़ा महल होता है। तो वो एक ग्लैमडलिच बीमार होती है, तो किसी और खातून ने वो उठाया होता है। तो वो उससे कोई परिंदा उड़ा के ले जाता है, और फिर उसे पानी में फेंक देता है। तो दूर से इंग्लिश जहाज जब देखता है इसे, उनको लगता है कि बहुत बड़ा सा घर पानी में तैर रहा है। तो वो उसको रेस्क्यू करते हैं। गलीवर को टाइम लगता है एडजस्ट होने में प्रोपोर्शंस से। फिर वो अपने घर आ जाता है। देन ही गोज टू लेप्यूटा। सो लेप्यूटा में वो एक शिप के जरिए ईस्ट इंडीज की तरफ जा रहा होता है। तो वहां पे पायरेट्स उनको लूट लेते हैं, और गलीवर के शोर मचाने पर उसे पानी में कश्ती में डाल के भेज देते हैं।
वो देखते हैं दूर फ्लाइंग आइलैंड, तो वो हाथ हिलाता है तो ऊपर से एक चेन आती है और वो गलीवर को ऊपर खींच लेते हैं। सो गलीवर वहां पे जाके बड़ा हैरान होता है कि उन लोगों के हेड्स बड़े इंक्लाइंड हैं, एक तरफ को झुके हुए हैं, और इन लोगों के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं: ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मैथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एस्ट्रोनॉमी। ये लोग इतने महव होते हैं साइंटिफिक फार्मूलाज या मैथमेटिकल फार्मूलाज हल करने में कि वो आपस में महव गुफ्तगू होते हैं। तो लोग जो होते हैं आसपास, जो उनके मुलाजमीन जिन्हें फ्लैपर्स कहा जाता है, वो उन्हें बार बार थप्पड़ मारते हैं ताकि उनको याद आ जाए कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सो इस बेस पे उनको वापस बुलाने के लिए स्पेशल मुलाजमीन होते हैं। ये खाना भी इसी तरह काटते हैं जिससे ज्योमेट्रिकल या एस्ट्रोनॉमिकल शेप्स होती हैं, यानी इंतहाई ऑब्सेस्ड होते हैं मैथ से। सो उसके बाद गलीवर नीचे की तरफ जाता है, नीचे के मुल्क में उसे नजर आती है, यानी उसे पता चलता है कि ऊपर वाला जो है मुल्क बेसिकली ये रूल करता है और नीचे वाला एरिया लैंड जो है वो ओबे करता है। अगर वो बात नहीं मानते तो ऊपर वाला लैंड नीचे वाले लैंड पे रख देते हैं और नीचे वाला लैंड क्रश हो जाता है। सो ये बड़ी इंतहाई इनह्यूमन किस्म की ये बात थी वाले आइलैंड पे जाने की। सो नीचे वाले आइलैंड पे क्या होता है कि वहां पे ही गेट्स टू नो कि उधर बहुत सा ये वही है Excuse जो me, कि sir. यस। Actually, sir, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ठीक है, शायद मेरी तरफ ही कोई इशू हो। I'm ओके sorry. ओके 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 ओके, नो इशू आई गेस। बहरहाल ओके, लेट मी कंटिन्यू। गलीवर जो है ऊपर से नीचे आता है नीचे वाले आइलैंड पे, और वहां से वो जाना चाहता है अब मुख्तलिफ इलाकों को फिरने। तो अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स में लाया जाता है गलीवर को। अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर एक सटायर है रॉयल सोसाइटी पे, जो कि रॉयल जो रॉयल सोसाइटी थी साइंस की, जिस जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस बनी। उसमें दिखाया गया कि साइंसदान किस तरह बेतुके कामों में पड़े हुए हैं कि वो सन बीम्स को एक्सट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं एक लंबे अरसे से। यानी एक साइंसदान ने 8 साल लगा दिए और 8 साल से वो कोशिश करे कि खीरे से सूरज की रोशनी को मुनक्कस करे, या ह्यूमन एक्सक्रीमेंट को दोबारा से फूड में कन्वर्ट करे, या घर ऐसे बनाए जाएं कि उनकी छतें नीचे हों और फर्श ऊपर हो। एक ब्लाइंड बंदा रखा हुआ था जो कि कलर मिक्सिंग पे लगाया हुआ था। तो ये बेसिकली सटायर है इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस जमाने में। एग्रीकल्चरल बेशुमार बेतुकी किस्म की डिवाइसेस, और सीलिंग ऐसी थी जिसपे कॉबवेब्स लगाए गए, लेकिन वो सिल्क वॉर्म्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्क ये हमें देंगे। जो कि इम्पॉसिबल है। फिर एक फिजिशियन जो था उसने एक दर्द की दवाई बनाई जिसका डेमो एक डॉग पे हुआ और वो फौरन मर गया। ये मेडिकल पे सटायर है। और फिर वहां पे एक बंदा हवा को टेंजिबल सब्सटेंस में यूज करने पे लगा हुआ था। कुछ मार्बल के ऊपर तजर्बे कर रहे थे कि मार्बल इतना सॉफ्ट हो जाए जैसे कि पिलोज होते हैं। और यानी इस तरह के बेशुमार बेतुके काम यहाँ पे हो रहे थे। बहरहाल ये यहाँ से होके मुख्तलिफ और प्लेसेस से होता हुआ ये पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे इससे लाइक वो लोग होते हैं जो इमोर्टल्स होते हैं। ही गोज टू देम। और इमोर्टल्स जो है बेसिकली ये ग्लब डब ड्रिप में होते हैं। दिस इज आइलैंड ऑफ मैजिशियन। ये जब वहां पे आता है तो ये वहां पे बहुत सारे डेड पीपल से मिलता है, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करता है, और वो लोग आके सारे बताते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट है, हैनिबल है, अरिस्टोटल है। ये सारे लोग आके बताते हैं कि हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स यानी लाइक हमारे नाम के साथ जोड़े गए, हमने वो काम कभी भी नहीं किए। हैनिबल हो गया, उसमें वो कहता है कि विनेगर जो है वो उसका ड्रॉप मेरे पास ये एसोसिएट किया जाता है। कहता है एल्प्स माउंटेन गुजरा, सीजर
ब्रूटस, बहुत सारे लोगों से वो मिला और उन सब ने डिनाई किया कि हमारे साथ बहुत गलत स्टोरीज ने अट्रैक्ट कर दी। तो ये सारी इंटेलेक्चुअल सटायर है। खैर, होमर, अरिस्टोटल ये भी आते हैं और ये भी डेस्क्रेटिस है, फिलोसफर्स कहते हैं कि हमारा बिल्कुल उधर फिर यहाँ पे ये मुख्तलिफ से होता हुआ इमोर्टल्स के पास भी जाता है। ये इमोर्टल ना चाहता है, लेकिन देन ही रियलाइजेस कि ना सिर्फ नहीं है, इसमें आपकी एज बढ़ रही होगी लेकिन बीमारियां भी साथ साथ बढ़ रही होंगी। इमोर्टल्स विश करते थे कि वो मर जाएं, लेकिन वो मर नहीं पाते। एक और था लिकिंग द डस्ट, और जब ये किंग के पास आता है जापान साइड पे, तो वो किंग है कि उसने पॉइजनस वाटर फेंका होता था और अक्सर लोगों को मारने के लिए, क्योंकि लोग उसके दरबार में आते थे वो चाट के आते थे, थोड़ा सा उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उसने किया। बहरहाल ये मुख्तलिफ इलाकों से होता अपने जब एक मुल्क में वापस आता है, देन ही गोज टू लैंड ऑफ वेहिनेम। सो लैंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि यहाँ पे गलीवर को खुद के कोई औकात बिल्कुल गए गुजरे। सो वहां पे वो दो क्रिएचर्स देखता है जो बंदर याहूज हैं और वीहिनिम्स जो कि घोड़े होते हैं, लेकिन वो आपस में बड़े सेंसिबल गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो वो जिस तरह इंसान को होना चाहिए। सो याहूज जो हैं वो बेसिकली बड़े फिल्दी और डिटेस्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। गलीवर को काउ मिल्क दिया जाता है वहां पे घोड़ों की तरफ से। फिर वो देखते हैं कि इन घोड़ों के अंदर झूठ बोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है और वो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं नेचर की। उसने कि एक यानी उस गलीवर को वो लोग ये समझते थे कि ये एक वंडरफुल याहू है जो कि बोल भी। गलीवर को वो बाकी याहू से क्यों डिफरेंट समझते थे कि साफ रहता था, कपड़े पहने रखता था और बोल सकता था, जो कि याहूस नहीं करते थे। सो एक यानी बेसिकली इसको उससे अलग करते थे। सो गलीवर जो है वो उनको बताता है कि हॉर्सेस को हमारे मुल्क में कैसा ट्रीट किया जाता है। तो जो वी हिनिम का मास्टर किंग वो बड़ा हर्ट और इंसल्ट फील करता है। फिर जो मास्टर है वो गलीवर उसके कंट्रीमैन पे क्रिटिसिज्म करता है। वो भी यही कहता है जिस तरह ब्रॉबडिंग ने कहा, उस इनके एम्बिशंस जो हैं यानी यूरोपियन किंग्स के वो दिखाए बताए डिटेल्स। और यहाँ लिए अब बढ़ चढ़ के अब वो शिकायतें लगा रहे हैं अपने मुल्क की, क्योंकि इसे नफरत हो चुकी है अपने मुल्क से इस वक्त है। खैर ये फिजिशियंस की, प्रोस्टिट्यूट की, और लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी को डॉटर्स को पेश हैं बड़े बड़े के लिए, ये सारी चीजें वहां ब्रॉबडिंग नेगियन किंग्स के सामने, सॉरी इस वीहिनिम किंग है। ये बताता है किस तरह लोग एक दूसरे को बिट्रे करता, लोग जो बोलना ही नहीं चाहते, किस तरह वादों को भूल जाते हैं, किस तरह अपनी मैरिजेस करते हैं सिर्फ खातिर। तो वहां पे जो मास्टर वो बिल्कुल उसके मुल्क से उसके बारे में बड़े फजूल व्यूज देता है। एक फीमेल याहू को लस्ट हो जाती है गलीवर के ऊपर। गलीवर बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाता है। यहाँ पे बताया गया कि जो याहूज हैं वो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हैं, कॉवर्ड हैं, और इसमें वीहिनिम्स जो हैं उनके अंदर रीजन है, इंटेलेक्ट है, उनके अंदर फ्रेंडशिप है, उनके अंदर लॉयल्टी है जो कि याहूज में नहीं है। इनके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल है जो याहूज में नहीं है। और बेसिकली ये क्या है कि दिखाया गया कि जैसा इंसान आइडियल होना चाहिए और याहूज जैसा कि इंसान एक्चुअल है। सो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वीहिनिम्स हैं वो मीटिंग्स में बैठते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, और वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ग्रीव्स को बहुत ज्यादा समझते। तो वहां पे एक मरतबा एक घोड़ा देख लेता है वी गलीवर को नहाते हुए, तो उससे लगता है कि ये कपड़ों के भारतीय भी वीहिनिम ही है, सॉरी याहू ही है। तो वो याहू की इसकी गलीवर की पूरी कोशिश होती है ये वहां पे रह जाए, इसको निकाल, लेकिन वो इन द एंड घोड़े अपनी पूरी मीटिंग्स के बाद इसको वहां से निकलने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये कर ले ये
विनिम नहीं बन सकता। खैर ये वहां से आता है, अपने मुल्क में आ जाता है, और वहां पे आके इतना इसके अंदर एक मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाता है, नफरत हो जाती है अपने फैमिली से, कि ये सिर्फ घोड़ों से बात करता है और अपनी फैमिली को बिल्कुल उसके उनके करीब नहीं जाता। सो दिस वाज गलीवर्स ट्रेवल्स। एक बड़ी ही लंबी और डिटेल्ड स्टोरी थी, इसको मैंने कट शॉर्ट किया, लेकिन ये है कि इफ यू वांट टू गो फॉर द डिटेल लेसन देन दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। Is Swift has an tussle with Walpole, or no, he did not have direct tussle, like, but he was explaining what kind of conduct the was having and what kind of people they were, what kind of attitude was in political system. तो वो उन सारों पे just satire कर रहा है. So he may or may not know him directly, लेकिन ये basically उसने हर एक चीज मकतबा फ़िक्र के ऊपर जो इसने गलत देखी उसके ऊपर इसने criticism here. So next we have Bacon's essays. So this is also very important. It is also lengthy and also important. So we are going to discuss that. Francis Bacon जो है ये एक he's a man of Renaissance. Renaissance के बाद भी एक लंबा सा यानी इसका जो time period है वो चलता रहा. If you read about his biography, so एक अमीर घर में पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा ओहदों पे रहा, बहुत ज़्यादा करप्शन भी की, और फिर ये मर्तबा पकड़ा भी गया, इसका करियर ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये कि चांसलर और बहुत बहुत बड़े ओहदों पे इसने रूल किया. सो इफ यू टॉक अबाउट बेकन्स एसेज, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं. बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल. एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? शॉर्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, एपिग्रामेटिक स्टाइल, कि आप ऐसे लिखते हो जैसे अकवाले ज़री लिख रहे हो, और आपकी वर्ड्स बहुत थोड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उनके बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज उनके हैं, बहुत ज्यादा मोरलिटी, बहुत ज्यादा विजडम के अंदर पाई जाती है. तो बेसिकली ये उन्हीं अकवाले ज़री का एक मजमुआ है जो कि इसके वर्ड. फर्स्ट आफ्टर, अब बेकन कैसे इसको कहा जाता है? डिस्पर्स मेडिटेशन, कि इसके जो ख्यालात हैं वो बिखरे ख्यालात हैं, कि कहीं पे वो ट्रुथ को फेवर करता है, कहीं पे वो ट्रुथ को डिनाई करता है, कहीं पे वो ट्रुथ के हवाले से कह देता है कि ये बेसिकली जो ट्रुथ है ये अगर नहीं होगा तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता. तो कहीं पे ये लाई को फेवर करेगा, कहीं पे ट्रुथ को फेवर करेगा. सो इस तरह उसके ख्यालात बिखरे हुए हैं, लेकिन वो इस तरह बिखरे कि आपको समझ नहीं आएंगे. So basically ये उसमें कुछ important बातें हैं, but it is not only the difficulty and labor which men take in finding out the truth, nor again that when it is found, it is imposed upon one's thought that death bring lies in favor, but a natural though corrupt love of lie itself. So यहाँ पे वो कहता है कि इंसान झूठ से नफरत मोहब्बत इसलिए करता है कि या सच से दूर भागता है कि इंसान के अंदर झूठ के लिए एक मोहब्बत है. इन इंसान को झूठ बोलना पसंद है, इसलिए नहीं कि सच जो है वो बोलने में मुश्किल है या सच समझ आ जाए तो उसको बोलना पड़ेगा. So, फिर वो कहता है ट्रुथ में कम लाइस अ पर्ल एंड शो बेस्ट बाय द रे, कि ट्रुथ ये से काम से मोती की लेवल पे तो आ सकता है, लेकिन लेवल पे नहीं आ सकता जो कि रात की तारीकी वाली चीज यानी झूठ का कह रहा है. यानी वो कह रहे हैं कि ट्रुथ की वैल्यू है लेकिन झूठ. अब बेसिकली बेकन क्यों कह रहे हैं ये सारी बातें कि ट्रुथ में झूठ की वैल्यू नहीं है, सॉरी झूठ की ट्रुथ की वैल्यू, क्योंकि बेकन इज मैन ऑफ वर्ल्ड. वो आपको दुनिया में कामयाब होना बताता है, वो आपकी तालीम नहीं देता. सो इट टेल्स यू अबाउट द वर्ल्ड कि आपने इस दुनिया में कैसे सक्सेस हासिल करनी है. अब मिक्सचर ऑफ फेवरेट फ्लाई है, अगर आप झूठ में थोड़ा सा झूठ ऐड कर दो तो एक बड़े सुकून से चलती है. यानी आप हम लोगों से 100% करना शुरू कर दें, भाई क्लास में देर से क्यों आए जी, मेरा था चपेड़ा ही, तो क्यों आए सर, वो पंचर हो गई थी, ओके ठीक है. तो ये छोटे छोटे झूठ वो कह रहे हैं बेकन कि अगर आप ऐड करोगे तो आपकी लाइफ नहीं चलती. फिर वो उसमें इंपॉर्टेंट है कि द मिक्सचर ऑफ falsehood is like an alloy, the coin of gold and silver, which may make the metal work the better, but it embellisheth it. कि झूठ की मिसाल इसी तरह है जिस तरह
गोल्ड और सिल्वर में हम अलॉय यूज करते हैं, यानी 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनता, सोना नहीं, उसमें आपको इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती हैं। उससे क्या होता है, जेवर जाता है, यानी मेटल वर्क तो करता है सही, लेकिन वैसे यानी वैल्यू कम हो जाती है। वो 24 कैरेट का नहीं रहा, अब वो 22 कैरेट का हो गया। सो यही मिसाल है कि अगर सच बोल रहोगे तो ठीक है, बात सही है, लेकिन जब आप थोड़ा सा झूठ ऐड कर दोगे तो आपकी जिंदगी के मामलात सही चलना शुरू हो जाते हैं। ओके, देन इसमें है फॉर अ लाइफ फेसेस गॉड एंड थैंक्स फ्रॉम मैन, के झूठ जो है वो खुदा का मुकाबला कर लेता है और इंसान से डरता है, कि हम इंसान के डर झूठ बोल लेते हैं लेकिन खुदा के डर से कभी सच नहीं बोलते। हाँ, हम इंसान का डर होता है, खुदा का डर कम होता है। फिर ऑफ प्लेस, जिसमें वो यही बताता है कि आपने ऊंची जगह पे कैसे पहुंचना है, एक ऊंची पोजीशन कैसे हासिल करनी है। तो वो उसमें के ग्रेट लोग होते हैं, वो असल प्लेस होते हैं, वो सर्वेंट्स होते हैं स्टेट के, अपने बिजनेस के और लोगों के, यानी अपनी जात के भी। फिर कहता है राइजिंग अनटू प्लेसेस लेबोरियस एंड बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेट पेन्स, कि इंसान जो है वो ये बड़ी बलखाती स्टेयर है ऊंचाई पे जाने की, और तकालीफ उठा के इंसान ज्यादा तकलीफ में आता है। कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अब आप पीपीएससी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि लेक्चरशिप होगी तो जिंदगी संवर जाएगी। जब आप लेक्चरशिप में आएंगे तो आपको लगेगा कि अब इस वो एक पेन लेके पीपीएससी पढ़ाई का अब हम ज्यादा पेन में आ गए, कि अब हम वो आजादाना रूटीन खत्म हो गई, अब हमें सवेरे उठना पड़ना है, जाना पड़ेगा, हमने अपनी एसीआरस फिल करनी है, प्रॉपर लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, तरक्की करनी है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। सो पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स, बाय इंडस्ट्रीज मैन कम टू डिग्निटीज। अब इसका मतलब कई दफा इंसान करके हासिल कर लेता है, यानी दो तरीके हासिल करके एक डिग्निफाइड पोजीशन पे आ जाता है। एक इंसान इस काबिल नहीं है लेकिन उसने दोनों करके एक नौकरी ले ली, तो बड़ी एक डरने वाली नौकरी है, तो एक डिग्निटी लेवल पे तो आ गया, लेकिन इनडिग्निटी यूज करके। ओके, इसमें ऑफ सुपरस्टिशन, वो कहता है कि सुपरस्टिशन क्या है, it were better to have no opinion of God at all than such opinion is unworthy, कि खुदा के बारे में अनवर्दी ओपिनियन रखने से बेहतर है खुदा के बारे में कोई ओपिनियन मत रखना। सो इस ऐसे में ही टॉक्स अबाउट सुपरस्टिशियस बिहेवियर, कि जो लोग जिस तरह बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। स्टडीज स्टडीज में वो कहता है कि जी आ, आ, इसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे यस सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। किताबें सिर्फ टेस्ट करने वाली होती हैं कि आप उनको सरफेस रीडिंग दें, कुछ स्वेलो करनी होती हैं, जैसा गोली को हम स्वेलो करते हैं, हमारा दिल नहीं होता लेकिन इसी से हमने ठीक होना तो हम स्वेलो कर लेते हैं। कोई पैनाडोल को बड़े मजे से रोटी के साथ नहीं खाता चबा चबा के। तो ये कोर्स बुक्स हैं जिनको आपको, एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड, वो थोड़ी सी बुक्स हैं जिन करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ये वो किताबें होती हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और लाइफ में बुक्स होती हैं। सो ये इसके अलावा फिर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, the joys of parents are secret and so are their griefs and fears, they cannot utter the one nor they will utter not utter the other, कि पेरेंट्स उनके जॉयज होते हैं और उनके ग्रीफ होते हैं। मतलब जॉयस क्या सीक्रेट है, उनकी खुशी की इंतहा नहीं समझ सकता एज उन लाइक, यानी जब तक कोई पेरेंट ना बने। क्यों है, क्योंकि उनके ग्रीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई, जो कि उन्हें औलाद से मिलते हैं या औलाद की सूरत में। मतलब खुदा न खास्ता मेरे बेटे को अगर सर दर्द भी, तो जितनी तकलीफ मुझे होगी इतनी किसी और को नहीं हो सकती। चिल्ड्रन स्वीट बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर। एक बंदा एक यानी वो लोग हैं जो अपनी औलाद के लिए हमारे गटर को साफ करते हैं, यानी उसके अंदर घुस जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल गंदगी से भरी हुई जगह पे ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 पैसे कमाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों को रोटी लेंगे। तो जब उन्हें गटर के अंदर खड़े खड़े याद आता कि मैं ये पैसे अपने बच्चे को दूंगा, किताब आ जाएगी या कोई खिलौना आ जाएगा, तो उनकी वो मेहनत वो एक तरह से सफल हो जाती है। मिसफॉर्चून बिटर, ये है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो मिसफॉर्चून्स हैं
ज्यादा मिसफॉर्चून होती हैं, क्योंकि अगर कोई तकलीफ है बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वही तकलीफ मेरी को होगी, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा. सो द केयर ऑफ पोस्टेरिटी इज मोर इन देम दैट हैव पोस्टेरिटी के बाद नस्ल क्या है, केयर उन लोगों में ज्यादा होती है कि औलाद नहीं होती, फिर ज्यादा ख्याल रखते हैं, वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, फलाह के इदारे बनाते हैं, यतीम खाने बनाते हैं, इस तरह के प्लेसेस बनाते हैं, डे सेंटर्स बनाते हैं. ओके, फिर सिंगल लाइफ, he that hath wife and children hath given hostages to fortune, कि जिसकी बीवी बच्चे हैं उसने समझो कि अपनी फॉर्चून या अपनी जो एक सक्सेस है उसे हॉस्टेज दिया, उसकी वो बिल्कुल वो बेकार हो गया. क्यों? क्योंकि एक छड़ा बंदा जो है वो बड़ा सुकून में है, वो बड़े बड़े इनिशिएटिव ले सकता है, कहीं भी दिल चाहे जा सकता है. लेकिन एक मैरिड बंदा जो है बेचारा, उसे सोचना पड़ेगा 100 दफा अपनी फैमिली के लिए, भी रिस्क लेने से पहले अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा, और फिर वो उसमें उनके हवाले से आगे जाएगा. तो फिर वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेसेस, कंपेनियंस फॉर द मिडिल एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस, कि जो बीवियां हैं वो यंग बंदे की फ्रेंड्स होती हैं, दरमियानी एज में उनकी सहेलियां, साथी, दोस्त बन जाती हैं, और पूरी एज में वो उनके नर्स के तौर पे काम आती है. नोबिलिटी के बारे में बात की, इसमें बताया उसने कि नोबिलिटी क्या है, नोबिलिटी के ऊपर क्या क्या खराबियां हैं. क्या न्यूमरस नोबिलिटी कॉजेज पॉवर्टी एंड इनकन्वीनियंस इन अ स्टेट. जैसा इंग्लैंड में नोबिलिटी है, जैसा रॉयल फैमिली की एग्जांपल ले लें कि इंग्लैंड रॉयल खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ अपनी कंजर्वेटिवनेस की वजह से उन्होंने रॉयल फैमिली को रखा हुआ है कि हम हमारी क्वीन है. उस एक क्वीन के पीछे बेशुमार खर्चा होता है जो कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है. डेथ में वो बात करता है कि लाइक जब हमारे पास होती है तो हमारे कई सर्वेंट्स होते हैं, यानी जब इंसान मौत के सामने, वैसे तो डरता है मौत से, लेकिन कई दफा इंसान मौत को बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं. व्हेन अ मैन हैज सो मेनी अटेंडेंट्स अबाउट हिम दैट कैन विन द कॉम्बैट फॉर हिम. लेकिन कई दफा ऐसे पैशंस होते हैं इंसान के माइंड में जो कि इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान मौत का खौफ छोड़ देता है. मसलन जेलसी हद से बढ़ जाए, दुख हद से बढ़ जाए, जज्बा शहादत हद से बढ़ जाए, मुल्क की मोहब्बत हद से बढ़ जाए, रिलीजन की मोहब्बत हद से बढ़ जाए, या बदनामी का खौफ हद से बढ़ जाए, या मौत का खौफ हद से बढ़ जाए, ये आपको बदला लेने की एक जो आग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए. सो बेसिकली वो मुख्तलिफ किस्म के को कहा जाता है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, कि तमाम इंसानों में सबसे वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट है, क्योंकि इसकी जो राइटिंग स्टाइल है, इसकी जो टेक्निक्स हैं, इसका जो बेसिकली वो खुद भी पे अमल करता था और दुनिया को भी इसका लेसन देता था. इसीलिए खुद रिश्वत लेते हुए वो उसने अपना करियर खत्म कर लिया. बेकन वो कभी भी नहीं कहता कि ये करो तो दुनिया जन्नत में जाओगे. ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड द वर्ल्ड सक्सेस जिसको इंसान को हासिल करनी. Okay, so this was Francis Bacon. Now let's have the last one for today. Usme, let me open the file for you. Meanwhile, if you're having any questions, you can put that in the box and you can like ask for the interpretation. So I am there. Okay, apart from that, we have the redress of poetry. So redress of poetry is by Seamus Heaney. So that is a prose work. redress होता है बेसिकली मदावा करना या किसी चीज को फेवर करना. पोइट्री को बहुत सारे लोग जो थे वो बड़ा एक गलत सेंस में लेते थे, जिस पोइट्स को आइडियल वर्ड में नहीं होना चाहिए, निकाल देना चाहिए. तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पोइट्री के अगेंस्ट गए. तो यहाँ पे सीमस हीनी वो पोइट्स को फेवर करता है, पोइट्री को फेवर करता है. तो लेट्स सी व्हाट ही सेज. तो ये बेसिकली 15 लेक्चर्स थे हीनी के, जो कि उसने एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 18 से 94 तक, यानी 5 सालों में उसने ये 15 लेक्चर्स दिए. तो कुछ लेक्चर्स इसमें तकरीबन 10 लेक्चर्स प्रिंट हुए थे, और इसमें पोइट्री का डिफेंस था, और इसमें मौलों से लेकर
एलिजाबेथ बिशप यानी 20th सेंचुरी तक सारे लोगों ने डिस्कस किया। सो इस बुक का इंट्रोडक्शन लें तो हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि हीनी है वो इसमें क्या डिस्कवर करने जा रहा है कि जो पोइट्री है वो एक रिड्रेस देती है या एक को। वो कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, जो उसकी पोम डायरेक्टिव, कहता है ही वांट्स टू शो थ्रू दैट पोम कि पोइट्री जो है एक इमेजिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन लाइफ की, कि इमेजिनेशन यूज किया जाता है को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। अगले चैप्टर में द रिड्रेस वो बताता है कि ही अटेम्प्ट्स बेसिकली के से वेज हैं कि ये रिड्रेस मुमकिन है। हीनी इस बारे में बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन देता है कि उसमें रेफरेशन और कंपैरिजन ऑफ अ रॉन्ग, यानी किसी चीज को रिपेयर करना, किसी चीज को ठीक करना या किसी चीज का बदला देना। और वो ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो इज टू रीस्टोर और रीइस्टैब्लिश पोइट्री, जिसके उस लेवल को रीस्टोर करने के लिए या पोइट्री को रीइस्टैब्लिश करने के लिए मैंने ये लिखा। तो ये उसमें कहता है कि पोइट्री जो है इसका एक इफेक्ट होता है रीडर पे, और वो कहता है कि बहुत ऑब्सलीट डेफिनेशन है कि टू ब्रिंग बैक और टू द प्रॉपर कोर्स ऑफ टाइम, बट रादर व्हाट ही का डिफेंस के पोइट्री की क्या वैल्यू है। वो कहते हैं पोइट्री की एक रेस्टोरेटिव पावर है। रेस्टोरेटिव पावर जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने भी फील की टिनटन एबे और लाइंस, वो जो है यानी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी उस पोम में भी। वो कहते हैं कि पोइट्री जो लाइट पोइट्री वो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइंस या पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल पर्पस को भी फुलफिल करती है। थॉमस मैकडर्ना जो जिसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, कह रहे वो जो है अब यानी इसमें आप इस पॉलिटिकल के भी बंदे को पढ़ सकते हैं कि वो मैकडोनाल्ड जो है वो डिस्पाइस करता था ब्रिटिश एम्पायर से, क्योंकि आयरलैंड को ब्रिटिश एम्पायर फ्रीडम नहीं देती थी। एक लंबा अरसा होम रूल बिल इनका चलता रहा कि हमें आजाद कर दो या कुछ ही आजाद कर दो। ही नहीं कहता कि जो मैकडोनाल्ड है उसने पोइटिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने थॉमस चैंपियन के मैट्रिक्स के ऊपर किताब भी लिखी। इससे क्या साबित होता है कि उस ये चीजें परमानेंटली खत्म नहीं हुई, यानी जो लोग थे वो लेवल को लिटरेचर से दूर रखते हैं। अब लिटरेचर से पॉलिटिकल लेवल पे उसको दूर रखने का मतलब क्या है, या वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मैकडोना था, ही वाज दैट पर्सन जो कि अपने इन ही नेवर बिलीव्ड इन दिस थिंग कि अगर हमारी लड़ाई है तो हम नेचर से भी लड़ाई रखें। सो नेचर अकॉर्डिंग टू हिम इज समथिंग डिफरेंट, पोइट्री समथिंग डिफरेंट, और जो पॉलिटिकल लेवल पे लड़ाई है दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस थिंग के ये जो पोइट्री वगैरह या लिटरेचर, इसके ऊपर पॉलिटिकल एक दूसरे से डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। सो 1990s में जो ट्रेडिशन थी कैनन रिप्रेजेंट किया गया और इसको बाद में रिप्लेस किया गया लाइक वेरियस में। सो हीनी ये विश करता है कि he wants to preserve the surprise and joy poetry provides in face of such demands। जो पोइट्री को पढ़ के, सुन के, लिख के जो एक सरप्राइज मिलता है या जॉय मिलता है, he wants to preserve that, he wants to restore that, कि that is the real thing। क्योंकि 1990s में जो थी, कैनन उस टाइम में रिप्रेजेंट किया गया, is being displaced by those who wish to replace it with literary works that are written by or of various group that have been oppressed। कि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा जो कि ऑप्रेस थे या खुद ऑप्रेस थे, उन्होंने अपने बारे में लिखा। तो ही नहीं कहता कि ठीक है ये सारी भी सही है, लेकिन पोइट्री का इन मकासद के अलावा भी एक अपना है, एक दबदबा है। एक्सटेंडिंग द अल्फाबेट, ये भी इसका एक चैप्टर था। सो इट डील्स विद द स्टाइल ऑफ क्रिस्टोफर, इसमें वो मॉलो की बात करता है। ही नहीं कहता है कि हाउ ही वाज अवेमड एज अ स्टूडेंट बाय हियरिंग अ स्किल्ड रीडर डिलीवर मॉलो माइट। इसके बचपन में कितना मजा आया जब मैंने किसी एक बड़े पढ़े लिखे इंसान को, एक बड़े अच्छे रीडर को साइंस पढ़ता देखा, सुना। सो इस हिस्से में वो डिस्कस करता है कि मॉलो की लॉन्ग अनफिनिश्ड पोम हीरो एंड
लिएंडा कि उस पे क्या इफेक्ट हुआ और वो क्या ही खूबसूरत थी जो मॉलो लिख गया. Some might find that in the poem a defense of homosexuality or condemn it as being sexist, but Heaney insists that if read correctly, it yields a excess in sheer pleasure in power of language. So, Heaney कहते हैं कि अगर आप थीम देखें तो वो होमोसेक्सुअलिटी पे, लेकिन अगर हम उसकी लैंग्वेज को देखें तो आप थीम को भूल जाए, जस्ट लैंग्वेज पे फोकस करें. थीम तो प्रोज में भी होता है ऐसा, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो लैंग्वेज की पावर है वो सेल्फ बड़ी खूबसूरत है, जो कि ने यूज की और उसको बड़ा इसने हीनी ने अप्रिशिएट किया उस हवाले से. सो साबित क्या हुआ कि हीनी बिलीव्स के थीम्स अपनी जगह मैटर करते होंगे, लेकिन थीम बढ़ की जो एक चीज वो पोइटिक राइटिंग टेक्निक है, जो कि हर एक बंदे के पास अवेलेबल नहीं है. फिर एक जॉन क्लेयर, यानी एक ऐसे उसने लिखा जिसमें जॉन क्लेयर की पोइट्री का उसने जिक्र किया. जो हीनी है उसमें बताता है परमानेंट एंड इम्पोर्टेंट पोम्स ऑफ क्लेयर, जो कि बड़ी मशहूर हुई. वो कंसिडर करता है कि जो सेलिब्रेटेड पोम्स जो उसने मैडनेस में लिखी, पॉवर्टी में लिखी, वो उसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. वो कहते हैं कि वो जो पोम्स जो उसने लिखी सच एज माउस इज नेट, और उसकी जो पोम्स थी इन्फ्लुएंशियल पोम्स थी, ये वो वाली पोम्स थी जो कि लाइक सोरली वेल. सो मॉडल ऑफ प्रोटेस्ट pays attention to poetic efforts as effortless as they seem. So वो कहता है कि क्लेयर पोएट्री जो दुखों में लिखी गई, जब वो खुद तकलीफ में था, तो वो शायद इतनी मजबूत, इतनी जबरदस्त में लिखी. सो इंसान के हाथ, इंसान के मूड भी बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान किस पोजीशन में उस चीज को लिख रहा है. सो एट द एंड ऑफ द एसे को क्या देखता है, मॉडल ऑफ पोस्ट मॉडर्न पोइट्री दैट कैन प्रोटेस्ट के, जो कि भी सोशल प्रोटेस्ट देता है, लेकिन पोइट्री जो है वो एक मॉडल पोइट्री है 20th सेंचुरी के पीरियड के लिए. ये कुछ उसने जस्टिफिकेशंस दी कि जो पोइट हैं दे टेक अस टू आइडियल. पोइट हमें आइडियल की तरफ लेके जाते हैं, इमेजिनेशन की तरफ लेके जाते हैं. उसने कोट किया कैसे कोल्ड्रिज या शेले में से किसी एक डेफिनेशन, द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये कानून साज होते हैं दुनिया के जिनको कोई भी नहीं समझ पाता, और ये बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन इन सर्विसेज रायगान जाती है. To write again, to rise again an erect position, यानी पोइट्री को डिफाइन कर रहा है, यानी रिस्टोरेशन को या रिड्रेस को. और थ्रोज इन ऑर्डर टू राइज अप, जब इंसान को नीचे गिराया जाता है तो इसी मकसद के लिए गिराया जाता है कि अब ये दोबारा ज्यादा बेहतर उठेगा. फिर द पोइट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर, ही इज टू आंसर क्वेश्चन रेज्ड बाय लाइफ, रेजेस क्वेश्चन एंड पोइट गिव्स आंसर. कि इंसान की लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आंसर पोइट्री में मिलता है. सो इफ पोइट्री बिकम्स प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू हीनी, इट विल रिमेन पोइट्री, इट विल बिकम अ प्रोपेगेंडा, जिसके ये अगेंस्ट था कि पोइट्री को पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए. अगर किसी बादशाह या किसी खास पॉलिटिशियन की मदसराई में एक पोइट्री हो रही है, या उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, या किसी एक शख्स को बदनाम किया जा रहा है, किसी एक मुल्क को या पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, तो ये फिर पोइट्री नहीं है, ये प्रोपेगेंडा हो गया. सो इसमें वो क्या कहता है, द पोइट क्रिएट्स अ वर्ल्ड टू विच वी टर्न incessantly, यानी कंटिन्यूसली एंड विदाउट नोइंग इट, कि ये कैसी दुनिया जहां पे हम रह जाते हैं पोइट्स की बनाई हुई दुनिया में, क्योंकि हमें मजा आता है. एक्सपीरियंस जो ऑथर का है उसे हम शेयर करते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं. फिर वो पोइट्री इट्स एन ऑल्टरनेटिव वर्ड टू द वर्ड ऑफ फैक्ट, एक ऑल्टरनेटिव वर्ड बन जाती है. आज की दुनिया में जिस तरह रोमांटिक्स ने किया कि इंडस्ट्रियल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उन्होंने एक अपनी प्यार मोहब्बत की पिक्चर की, एक ब्यूटी की दुनिया बसा ली. सो पोइट्स इस तरह करते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क्स से तो इस हवाले से में लिखे गए. So these are about Seema. So like basically
में उसने पोइट्री को डिफेंड किया और बताया जो पोइट्स हैं जिनको बड़ा जुटलाया परफेक्ट है, किस पोइट्री इंसान को चार्मिंग बनाती है, कितने तरह वो इंसान को लाइफ के करीब लेके आती है। ओके, आई गेस देयर वर सो many people who are absent today. I wonder why are they absent or they are busy their weekends.